बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी अलवी साहब, क्या खबरें हैं? जनाब नाज़रीन और मज़हर बरलास साहब, आज हम वज़ीर आज़म के दौरे उज़्बेकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म ने दौरे उज़्बेकिस्तान के दौरान क्या क्या किया, किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, किन अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और किन मामलात में पेशरफ्त हुई है, उन सारे मामलात जो है वो उन पर हम बात करेंगे और वो हमारा मौजूद बहस होंगे। और वज़ीर आज़म ने वहाँ जो गुफ्तगू की उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने वहाँ ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी बताया है, वहाँ सैलाब की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी बताया। इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने मुल्क की मईशत की तबाही की निशानदही कर दी है। उन्होंने उन वजूहात का जायज़ा लिया, बताया कि मुल्क की मईशत क्यों नुकसान का बायस बनती चली जा रही है, ये क्यों नहीं उठ रही है, क्या क्या वजूहात हैं। उन्होंने जो निशानदही की उस पर भी बात करेंगे। फिर इस मुल्क की मईशत के जो शाखसाने हैं वो भी जो आवाम भुगत रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली गई है और आदाद व शुमार के महकमा जो महकमा शुमारियात है अब तो उसने भी तस्लीम कर लिया है कि महंगाई जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जहां पाकिस्तान में पहले कभी नहीं गई। इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर इस महंगाई की क्या वजह है, क्यों काबू नहीं आ रही। डॉलर मुसलसल उठता चला जा रहा है, हालांकि कहा जा रहा था कि IMF की इमदाद के बाद, IMF की तरफ से एक किस्त मिलने के बाद या दोस्तों की तरफ से पैसा आने के बाद कुछ न कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्यों बेहतर नहीं हो पा रही, उस पर भी बात करेंगे। और सैलाब जो है वो भी हमारा मौजू होगा। सैलाब में इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। बदीन में फिर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफे की इतलात मिल रही हैं और जो इलाके सेरेआब हैं वहाँ बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सऊदी अरब ने भी इस हवाले से खसूसी इमदाद की है। सऊदी सफ़ीर को हमने देखा है कि वो ख़ुद सैलाब ज़दा इलाकों में वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ मदद की है, इस पर भी बात की जाएगी। और मोदी सरकार भी हमारा मौजू गुफ्तगू होंगे। मोदी सरकार ने सहाफ़ियों की जासूसी का एक निज़ाम शुरू कर दिया। अपने ही जासूसी सहाफ़ियों की, भारतीय सहाफ़ियों की जासूसी वो कर रहे हैं। वो इतने ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं सहाफ़ियों से। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी और ख़ालिस्तान में रेफरेंडम हो रहे हैं 18 तारीख को। रेफरेंडम के हवाले से एक दुआया तकरीब हुई है, वो भी हमारा मौजू गुफ्तगू होगी। लेकिन मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ओवरऑल इनके ख़्याल में वज़ीर आज़म के दौरे उज़्बेकिस्तान के हवाले से क्या कहा जा सकता है। बरलास साहब, मेरा ख़्याल है कि जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो ये एक पहला मौका है कि उन्हें एक ही वक्त में बहुत से सरबराहान जो मुमलिकत है उनसे मिलने का इत्तेफाक हो रहा है। सही। इसमें दो बड़ी ताकतें जो हैं, चीन के प्रेसिडेंट से मिलने का उनको इत्तेफाक हुआ और रशियन प्रेसिडेंट से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल सही। इसमें देखिए, एक तो चीन चूँकि हमारा पुराना दोस्त है और चीन ने जो हमारी इमदाद की है उस पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया भी अदा किया और आगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे लेकर चलने का एक तरह से आयदा किया। ऐसे वो अयादा करने के बाद जो रूसी सदर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, बाकी ममालिक से भी वज़ीर आज़म ने ये अपील की कि हमारे यहाँ चूँकि सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, हाँ जी, तो आप सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हमारी मदद करें। इसी तरह एक ये जो मौसमियाती तब्दीली है आलमी सतह पर, इस हवाले से बात की। इस तजवीज़ को दूसरे ममालिक ने भी सराहा कि ये तजवीज़ आलमी फ़ोरम पर उठाई जानी चाहिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में बात होनी चाहिए कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ है दुरुस्त है। और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक अच्छी बात है। बाकी रूसी सदर ने जो मुलाकात हुई है उन्होंने एक दफ़ा फिर ये तज़किरा हुआ है और आज तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ़ाद चौधरी वगैरह ने, कि जनाब हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और रूस से हमें गैस और तेल सस्ते दामों लेना चाहिए, गंदम भी लेनी चाहिए, हमारे यहाँ बुहरान पैदा हो रहा है। अब देखें ना इंडिया क्या वारदात कर रहा है। इंडिया रूस से सस्ता तेल लेता है, सही है, और आगे यूरोप को बेच देता है। ऐसे यानी सस्ता तेल लेकर कमाई कर रहा है, कमाई कर रहा है। सिर्फ ये अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, अर्निंग कर रहा है, बस अर्निंग कर रहा है। जिस तरह इंडिया ने हमारे नमक के साथ किया कि यहाँ से अपनी ज़रूरत के लिए नमक ले जाते थे ख्योड़ा से, तो वहाँ जाके हिमालयन नमक के नाम से
पैकिंग करते थे और दुनिया उनसे डॉलर कमाते थे। हमारे यहाँ ये नहीं हो सका बदकिस्मती से, हालांकि हमारे पास नमक था। सही है। तो अब ये एक तजवीज़ अच्छी है, अगर रूस से हमारी बात बन जाए जी जी। तो रूस ये है कि हमें तेल और गैस फराहम कर दे, और इसी तरह गंदम के पे भी बात करनी चाहिए हमें, अगर सस्ती गंदम भी मिल जाए, चूँकि हमारे यहाँ तो 2.5-3 सूबों में तो गंदम जो है वो ज़ाया हो गई है। बिल्कुल जी, ठीक है, इस पे बात करते हैं। वो अभी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो उन्होंने मामला उठाया शंघाई तहज़्ज़ुब से, उन्होंने कहा है कि हम इसकी मुकम्मल तायीद करते हैं। यानी इतने ममालिक की तरफ से इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक वीएन की तारीफ़ की गई है, और उस मामले को जैसा आपने भी कहा कि आलमी फ़ोरम पर भी उठाने की बात की गई। आपने कुछ बात की, मैंने इनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि ये मुल्क के सदूर ने अपनी तकरीरों में भी इसकी तारीफ़ की है। अच्छी बात है, जो बात अच्छी हो, जो तजवीज़ अच्छी हो, उसे सराहा जाना चाहिए जी। और ज़ाहिर है दुनिया भर के हुक्मरान जो हैं वो बड़े समझदारी से हुक्मरान बनते हैं, हुक्मरान को ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। जी जी। तो जो भी कोई अच्छी तजवीज़ आएगी उसकी तईद करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, ये एक अच्छी तजवीज़ है। सही है। अगरचे देखिए कि अभी इटली में सैलाब आया है बहुत ज़्यादा, फिर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सैलाब आया है, सही है। और लखनऊ में 1 माह की बारिश एक ही दिन में बरस गई है, तो वहाँ भी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। सही है। तो यानी ये जो सैलाब है ये सिर्फ पाकिस्तान को तो उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया इब्तिदा में, अब ये दूसरे मुल्कों में भी कुछ ना कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। सही। जैसे ये लखनऊ की मैंने आपको मिसाल दी है कि लखनऊ में एक ही दिन में बारिश इतनी बरसी है जितनी महीने में बरसनी थी। सही है। तो उससे घर भी डूबे हुए हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। इटली में जो सैलाब के मैं रेले देखे हैं, मुझे जो वीडियो देखने की इत्तेफाक हुआ है, वो उसी तरह जिस तरह हमारे स्वात वाले रेले थे कि कोई कश्ती भी नहीं ठहर सकती, यानी एक तेज तूफानी लहरों के साथ, तो चिंगाड़ते हुए तब्दीली है। और कई ममालिक हैं दुनिया में वो खुश्क साली का शिकार हो रहे हैं। तो इस पे डिबेट भी होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में, और इस पे बात भी होनी चाहिए, और इसका हल भी ढूंढ लेना चाहिए। सही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, इसका हल क्या है। सही। अच्छा, एक और मामला जो वहाँ ज़ेर बहस आया, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हिस्सा भी था, कि पाकिस्तान इंतहा पसंदी की जो है ना उस लहर से बड़ा बुरी तरह मुतासर हुआ है, दहशतगर्दी की लहर से बड़ा बुरी तरह मुतासर हुआ है, और हमने बड़ी कामयाबी के साथ इन जो है ये लहरें जो थी उनका मुकाबला किया है, और हम उसमें कामयाब हुए हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज का उस हवाले से बड़ा किरदार है, इस पर भी ज़रा बात करें। जी हाँ, दहशतगर्दी का मुकाबला, जी हम कई सालों से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, आलमी जंग है, और इस दुनिया को बचाने के लिए जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं किसी और मुल्क ने नहीं दी। सही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को जितना सराहा जाना चाहिए था, सराहा नहीं, दुनिया ने नहीं सराहा, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, चूँकि हमारी जंग नहीं थी, हम तो दुनिया को बचाने के लिए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़े, ऐसे ही, और हमने 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, दुरुस्त है। और दुनिया ने हमारी कुर्बानियों की कदर नहीं की। हत्ता कि आप देखिए, ये मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ ये भी फरमाया है कि अफ़गानिस्तान के साथ मुरासम जी जी बिल्कुल, मेरा अगला सब्जेक्ट टॉपिक यही था, अफ़गानिस्तान ही के। जब दहशतगर्दी की बात आती है तो उन्होंने यही कहा कि हम साया मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ जहाँ तक ताल्लुक़ है हम उससे बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि दुनिया को भी अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होगा ताकि वहाँ आवाम की भलाई हो, वहाँ सेहत हो, करना तो एजुकेशन के मामलात हों। दुनिया को तो बेहतर करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो पिछले 40-42 साल से अफ़गान लोगों का एक समझ लें कि हर तरह से उनका ख्याल रख रहा है। ऐसे ही, मगर अफ़गानियों का जो रवैया है पाकिस्तान के बारे में वो कोई दुरुस्त नहीं है। वो खेल का मैदान हो या कोई सफारतकारी का मैदान हो, अफ़गानिस्तान वाले पता नहीं क्यों इंडिया के मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं।
या कानों के कच्चे हैं, या गलत कानों के कच्चे हैं बातों से कि वो मुतासर हो अपने जाते हैं। मौसनों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये अफ़गान कौम को भी सोचना चाहिए कि उनके मौसन कौन हैं और कौन उनके मौसन नहीं हैं। सही है। तो अपने मौसनों को नहीं भूलना चाहिए। अफ़गान लोगों को अपने रवैये पे कम से कम गौर ज़रूर करना चाहिए। जी सही हो गया। अच्छा, एक और बात भी उन्होंने की अफ़गानिस्तान के हवाले से ही, जाते जाते ये बात भी हम कर लें। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज करना आलमी बिरादरी की बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान के किरदार पे तो आपने रोशनी डाली है। अफ़गानिस्तान को ज़ाहिर है कि जब वहाँ रजीम चेंज हुआ, तालिबान आए हैं, उसके बाद उनको बहरहाल दुनिया की तरफ से उस तरह की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जिसकी उन्हें तवक्को थी, या जिस तरह पाकिस्तान तवक्को कर रहा था कि उनको मिलेगी। इन्होंने आज फिर जोर दिया इस फोरम पे भी कि उनको नज़रअंदाज करेंगे तो ये दुनिया की गलती होगी। इसमें दो तरह के पहलू सामने आएंगे। एक तो अगर आप अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज करती है दुनिया, तो वहाँ भूख का राज होगा, वहाँ एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा कि इंसान मरेंगे, ठिठरेंगे, सही है। और उनके पास कारोबार भी नहीं होगा, वो क्या करेंगे। ये एक इंसानी अलमिया है। सही। दूसरा अलमिया जो होगा, उससे शायद दुनिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं कि जब आप किसी का ख्याल नहीं रखते तो वो मुल्क दहशतगर्दों की माजगा बन जाएगा। सही बात है। तो जब दहशतगर्दों की माजगा बन जाएगा तो फिर आस पास के खित्ते के लोग जो हैं, जितने भी ममालिक हैं, उन्हें वो दहशतगर्द तंग करेंगे। सही है। और वही दहशतगर्द ऐसे मुल्कों के आलाकार बन जाएंगे जो दहशतगर्दी करवाते हैं। जैसे इंडिया दहशतगर्दी करवाएगा, उसकी कोशिश होगी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, इंडिया की कोशिश होगी चाइना में दहशतगर्दी हो। दुरुस्त है। ठीक है जी। इंडिया से चूँकि चाबहार की जो बंदरगाह है वो चाइना को दी गई थी, इंडिया की अब ये भी कोशिश होगी कि वो ईरान में भी दहशतगर्दी करवाए। तो दुनिया इसलिए अफ़गानिस्तान को देखे या उस पर गौर करे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक मुल्क को नज़रअंदाज करें और वो मुल्क दहशतगर्दों की माजगा बन जाए, सही। वहाँ दाइश के लोग पलना शुरू हो जाएं, इसी तरह की और तंजीमें जो हैं उनके लोग पलना शुरू हो जाएं और उनको एक महफूज ठिकाना मिल जाए। तो लिहाजा वहाँ जो भी हुकूमत है उसको आप लोग कबूल करें और उनकी मदद करें, उनको फैसिलिटेट करें और उनके साथ चले दुनिया। अगर दुनिया ने तन्हा उनको छोड़ दिया तो ज़ाहिर है वो भी अपना रास्ता लेंगे। बिल्कुल सही। और वो रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक होगा, बहुत ज़्यादा खतरा। अच्छा, इसी हवाले से जहाँ आपने इब्तिदा में इशारा भी किया, हमने भी बात की, चीनी सदर से भी मुलाकात वज़ीर आज़म की हुई, और एक मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम के लिए कतई नज़र जो हमारे अंदरूनी सियासी इख्तलाफात हैं, पार्टी ग्रोह बंदियाँ, वो सारी अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के एक बड़ी हमारे लिए एक मेरा ख्याल है ऑनरेबल बात है कि चीनी सदर ने वज़ीर आज़म में पाकिस्तान को अमलीत पसंदी और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया, और उन्होंने कहा कि वही पाक चीन दोस्ती का अज़्म की आदत है, लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल आदमी के जो ठीक काम कर रहा है। सही है, वो तो दिया, लेकिन अभी वो रूसी सदर के साथ जो ट्रांसलेशन के लिए लगा रहे थे वो भी एक लतीफ़ा बना हुआ है। तो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर या सदर के साथ जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने सरबराह मुमलिकत को या वज़ीर आज़म को कुछ चीज़ें सिखाएं। कोई देखिए, हम जब जो पढ़े हुए हैं, ये ज़ाहिर है ये भी पुराने लोग हैं और सारे 60 सालों से ऊपर के हैं, तो इनके दौर में तो ना कंप्यूटर था ना ये जदीद टेक्नोलॉजी थी। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख लेना चाहिए। मसलन जब आसिफ अली जरदारी हैं, सदर रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद ब्लैकबेरी यूज़ करना सीखा। तो लोग सीखते हैं, जैसे इमरान खान ने सीखी हुई सही है, बिल्कुल सही है। तो जदीद टेक्नोलॉजी सीखनी भी चाहिए। अफ़गानिस्तान के हवाले से वैसे जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म थे वो भी कहते थे, इमरान खान, कि ये इंसानी अलमिया दुनिया ना जन्म लेने दें अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये शायद हमारी रियासती पॉलिसी भी है, और हम भी ये समझते हैं कि दुनिया अगर अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज करती है तो उन्होंने बड़े इंसानों को नज़रअंदाज कर दिया। जी बिलाशुबा, ये ज़ाहिर है कि एक इंसानी बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत ज़्यादा
मसाइब आलम का भी शिकार रही है, जंगों की आमाजगाह भी बनी रही है, तो उस आबादी को नज़रअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। और अफ़गानिस्तान अगर पुरअमन नहीं होगा तो, क्योंकि हमें ख़तरा है, ये शायबा रहता है कि अफ़गानिस्तान के अमन न होने की वजह से ख़ित्ते के हमसाया ममालिक में अमन कायम नहीं हो सकता, और ख़ित्ते के हमसाया ममालिक में अमन नहीं होगा तो ये इलाका जो है वो आबादी के हवाले से तो दुनिया का अब मसरूफ़ तरीन इलाका है, कंजस्टेड तरीन इलाका है, तो फिर इंसानी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में पड़ेंगी। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शहबाज शरीफ की बात हो रही थी, दौरे उज़्बेकिस्तान की बात हो रही थी, वहाँ इजलास में क्या क्या मुलाकातें हुई, क्या क्या बातें हुई, उस पर बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान की बातों की तरफ। उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि दीवार से लगाया जा रहा है, अगर इसी तरह लगाया जाता रहा तो आवाम को एहतजाज की काल देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को महंगाई जो है वो मार रही है, सख्त महंगाई के सामने। मज़हर बरला साहब, पहले मेरा ख्याल है महंगाई की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी बात की तरफ जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का कंपैरिजन पेश किया अपनी स्पीच में, एक एक चीज़ बताई, हमारे दौर में ये चीज़ ये थी, और अब ये है, हमारे चौज में इसका ये रेट था, अब ये है। ये मुल्क, वो कहते हैं माशी तौर पर मुल्क को और आवाम को बड़े तकलीफ़ पहुँचा रही है। दो बड़ी चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रही हैं ना माशरे को, वो उसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो उनके दौर में जो पेट्रोल था वो 150 रुपये लीटर था, दुरुस्त है, अब कोई 250 रुपये लीटर है। यस। तो ज़ाहिर है इकट्ठा जब 100 रुपये पर लीटर इजाफा किसी को भी नज़र आए, आप हूँ, मैं हूँ, कोई भी हो, सही है, तो उसको ठीक ठाक चुभती है ये बात। हाँ सही है। इसी तरह जो बिजली है उसमें देखिए, पहले तो 3.5 साल कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। अब जब मौजूदा हुकूमत आई तो उन्होंने लोड शेडिंग शुरू कर दी, दुरुस्त है। और उसके बाद बिजली इतनी महंगी कर दी कि लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दुरुस्त है। मुश्किलात इतनी है अलवी साहब के लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल अदा करें, दुरुस्त है। बच्चों को पढ़ाएं, उनकी फीसें दें या बिल अदा करें। अच्छा, बिल ना अदा करें तो वापडा वाले धमकियां देते हैं, ये बिजली वाले हैं, ऐसे ही। और फिर आपके मीटर उतार के ले जाते हैं, बिजली काट देते हैं। तो अजीब, यानी मेरे पास एक बिल आ गया किसी का, उसने आधे सेकंड के लिए बल्ब नहीं जलाया, यानी बंद था जी हाँ, तो बिल कितना आ गया? 11,000। उसने मुझे कहा कि मेरा तो इस्तेमाल ही ज़ीरो है, ये लिखा भी इस्तेमाल ज़ीरो है, तो ये 11,000 किस चीज़ का पड़ गया? याद है हमने एक प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, एक बिल जो बिल्कुल बंद आया और मेरा ख्याल वो भी 6-7 हज़ार के कितना बिल था। तो इसी तरह दुकानदार जो हैं, वहाँ चूँकि महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं जा रहे, दुरुस्त है। लोग खाने पीने की चीज़ तो लेते हैं, लेकिन जो कपड़े, जूते, दूसरी चीज़ें हैं वो कम हो गई हैं। और अब लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में जो बड़े बड़े शानदार मॉल्स या प्लाजे हैं, वहाँ से दुकानदार दुकानें खाली कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम इतना किराया कैसे दें, दुरुस्त है। बिजली का बिल इतना आता है वो कैसे दें, या पार्टीशन पे आ गए हैं, ठीक है, या पार्टीशन पे आ गए, छोटा कर लीजिएगा। तो महंगाई ने लोगों को तंग किया है। अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी यह महंगाई है। फिर हमारे अदारा शुमारियात जो हमारा पाकिस्तान का है, उन्होंने कहा कि 40% महंगाई में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी वो 140 में मिलना शुरू हो गई। अच्छा, दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई हैं जी। दवाई लोग लेने जाते हैं तो अब क्या होता है, लोग पहले पूछते हैं, सफ़ेद पोश तबका जो है ना, कि ये दवाई कितने की है, इससे पहले नहीं पूछा जाता था। ऐसे ही अब सफ़ेद पोश तबका जो है उसके लिए ज़्यादा मसला है। बरला साहब, महंगी तो महंगी हो गई है, आम छोटी छोटी दवाइयाँ नायाब हो गई हैं। अच्छा, आज लाहौर में कोई एक छापा मारा है जी, लोहारी गेट की तरफ, वहाँ उन्होंने पैनाडॉल बड़े पैमाने पर बरामद की है। जी।
और पैनाडॉल नायाब हो चुकी थी, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। कैसे बेशरम लोग हैं ये। यानी ज़ख़ीरा भी करते हैं, जी जी। लोगों को ज़रूरत है जिस चीज़ की नहीं देते। इमरान खान साहब ने दुरुस्त कंपैरिजन किया है कि हमारे दौर में ये चीज़ें इतने की थी, ये इतने की हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो रोकें, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। दुरुस्त है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जनाब मैंने इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी है। अब मिफ्ता साहब को कौन समझाए कि हमारी जितनी फैक्ट्रियां हैं उसमें ख़ाम माल तो बाहर से आता है, जब ख़ाम माल ही नहीं आएगा तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। वो इमरान खान ने भी हवाला दिया है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20% बंद पड़ी है। जब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे, ऐसे ही है। और जब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो आपकी दवाइयाँ, आपका मटेरियल महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वो बन ही नहीं रहा लोकल। सही है। और जब लोकल आपकी चीज़ तैयार नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे। सही। जब ये गिलास बन ही नहीं रहा, अंदर के मुल्क के अंदर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो बाहर आप एक्सपोर्ट तो सोच भी नहीं सकते। तो ये इनको हमारे जो मीशत के माहिर ने सोचना चाहिए। अच्छा, इन्होंने एक और बात भी की इमरान खान, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास सिवाय पैसे मांगने के और कोई काम नहीं है, और ख़ास तौर पर सैलाब को उन्होंने इशारा किया, और सैलाब के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास सैलाब के मुतासरीन से निमटने के लिए, आबादकारी के हवाले से, शेल्टर्स के हवाले से। वो तो रोज़ाना देखिए, एक आप हम सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी हौलनाक किस्म की वीडियोस सामने आती हैं, लूट मार भी शुरू हो गई है। अच्छा, जो NGOs हैं उनके नुमाइंदों को भी धमकाया जाता है, उनका माल लूटा जाता है, सरकारी सतह पर भी लूट मार हो रही है। एक MP दादू की वो चीख रही है, पीपल्स पार्टी की है, और ज़ाहिर है वो वहाँ की रहने वाली है। वो कहती है कि 25 लाशें आ गई, मैं फ़लानी जगह गई, वहाँ दरवाज़ा नहीं खोला गया, फ़लानी जगह। तो यहाँ ये लैक ऑफ प्लानिंग है ना, दुरुस्त है, वरना दरवाजे खुल जाते। सही है। अब जैसा आपने बदीन का भी जिक्र किया कि वहाँ पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ना शुरू हो ठीक गया, है। आबादियों के अब पीपल्स पार्टी वहाँ क्या गड़बड़ करेगी कि वहाँ चूँकि नुमाइंदे हैं इनके मुखालफ, जीते हुए डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा या उनका बेटा हसनैन वो जीता हुआ है, तो ये सियासी मुखालफत नहीं भूल रहे सैलाब में भी, तो इनको भूल जाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। लोगों में भूख है, बीमारियां बढ़ रही हैं, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का फकदान है। आपने मदद की बात की, मदद तो खैर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रिफाई काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमने देखा शाह सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से बड़ा माल आया है, 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सऊदी सफ़ीर ख़ुद हमें फील्ड में नज़र आए हैं, चीज़ें तकसीम करते हुए, कश्तियों पे सवार हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, खैमे, कंबल, ग़िज़ाई और गैर ग़िज़ाई पैकेज दे रहे हैं, खजूरें तकसीम कर रहे हैं, और मुतासरीन सैलाब की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और बाकी तंजीमें भी कुछ कर रही हैं। वो जो सऊदी सफ़ीर है ना सईद माल की, वो तो पहले दिन से ही सरगर्म है जी, और वो वाक़ईतन रिलीफ का काम दिलो जान से कर रहे हैं। सही है। तो बाकियों को भी चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं लोकल, जी हाँ, उनको भी नज़र आना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी नज़र आना चाहिए, ये किस लिए हमने DC रखे हुए हैं, किस लिए कमिश्नर रखे हुए हैं, ऐसे ही, ये असिस्टेंट कमिश्नर किस लिए रखे हुए हैं, अयाशियों के लिए रखे हुए हैं। सही है, ये लोग, ये पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल सही है। वैसे हमने कई दफ़ा ये देखा, जब भी कोई मुश्किल आती है, ये शाह सलमान रिलीफ सेंटर जो है ये बढ़ चढ़ के पाकिस्तानियों की मदद करता है, और ये यकीनन अगर हमारे पाकिस्तानी भाइयों की जो भी मदद करता है वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ़ करेंगे, वो वेरी गुड। अच्छा, और भी कुछ लोग जो हैं हमने देखा, हमने आपको पता है 2-3 लोगों के हमने इंटरव्यूज़ भी किए थे जो रिलीफ़ के लिए काम कर रहे हैं, और एक शिकायत जो अभी ताज़ा आ रही है, एक तो चोरी डकैती की तो थी, माल लूटने की तो थी, यहाँ से काफ़िले जाते हैं। अच्छा, लोग भी पेशेंस का मुजाहरा नहीं करते, और भूखे आदमी, ज़ाहिर है कि भूखों का मसला इसी तरह का है, लेकिन अब बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई हैं। मज़हर बरलास साहब कहते हैं डायरिया फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। अगरचे मेडिकल कैंप्स बहुत लगे हुए हैं उन इलाकों में,
लेकिन ये बीमारियां मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और आबादकारी और शेल्टर होम तो उससे अगला मरहला है। फिर देखिए, ताफन है और बीमारियां तो पैदा होंगी। अब ये है कि ये एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, सही, ये मेडिकल सतह पर भी, कि जो डेंगू के मरीज़ हैं उनके लिए अलहदा डेंगू वार्ड बना दें, जो डायरिया वाले हैं उनको अलग कर दें और मिक्स ना करें, इलाज करें उनका। और जो हंगामी बुनियादों पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बहुत से नौजवान डॉक्टर्स हैं जिनको नौकरियां भी नहीं मिली, हंगामी बुनियादों पर उनको भर्ती करें, उनको भेजें। हर कैंप में हर वक्त डॉक्टर्स का मौजूद होना ज़रूरी है। सही है। तो फिर जाके हम इस पे काबू पाएंगे। सही बात है आपकी कि आबादकारी तो बाद का मसला, पहले तो उनकी जान बचानी चाहिए ना। ऐसे पहले उनका मसला भूख था, अब भूख के साथ बीमारी आ गई है, बीमारी के बाद बाकी आबादकारी आएगी। ऐसे ही है। तो इस वक्त भूख से भी उनको बचाना है, बीमारी से भी बचाना है। बिल्कुल, ये लोग जो मुतासरीन हैं और अभी भी सड़कों के किनारे बैठे हैं, टीलों पे बैठे हुए हैं और खुले आसमान तले सख्त गर्मी में, ताफुन में, एक अजीब से माहौल में बैठे हुए हैं, उनको बीमारियों से बचाना पहले ज़रूरी है। वो ज़िंदा रहेंगे तो आगे मामला होगा और फिर उसके बाद उनका अगला मरहला जो है वो आबादकारी है, शेल्टर्स होम है, उसकी तरफ भी हमें तवज्जो देना होगी और ये हमारी सारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान की बात हो रही थी, सैलाब की बात हो रही थी, रिफाई सरगर्मियों के हवाले से बात हो रही थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि टोरंटो में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम से कबल एक दुआया तकरीब हुई है जिसमें 50,000 से ज़ायद सिखों ने शिरकत की है। अभी ये खालिस्तान का जो रेफरेंडम है वहाँ 2 दिन बाद होगा, लेकिन आज की इब्तदाई तकरीब में मज़हर बरला साहब इतनी बड़ी भरपूर तादाद में आवाम की जो शिरकत है, सिखों की जो शिरकत है, उस इज्तिमाई दुआ जो उनके मजहबी हवाले से उसे उरदास कहते हैं, उसमें बड़े लोगों ने शिरकत की है। जी हाँ, उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है। अच्छा, ख़ास वजह ये है कि अगरचे बरतानिया में भी सिख हैं, अमेरिका में भी हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कई मुल्कों में हैं, जर्मनी में भी हैं, लेकिन जो बरतानिया वाले सिख हैं या अमेरिका वाले सिख जो हैं या सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वाले सिख जो हैं, इनकी खालिस्तान से वो जज्बाती वाबस्तगी नहीं जो कनाडा वाले सिखों की है। इसकी वजह है कि जब 1984 में, जून 1984 में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को हलाक कर दिया गया जी, और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो उसके बाद वो जो सिख वहाँ मारे गए, उनकी औलादें अक्सर भागकर कनाडा गई। तो उनकी जज्बाती वाबस्तगी है खालिस्तान के और साथ। उन्होंने वज़ियत, तकलीफ, वो लाशें अपनी आंखों से देखे अपने अजीज़ों के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इंडिया तो आपको पता है बड़ा अजीबोगरीब मुल्क है, ये अक़लियतों के साथ इनका कभी भी सलूक अच्छा नहीं रहा। इन्होंने 1984 से लेकर 1994 तक 10 लाख सिख नौजवानों को मार दिया, अल्लाह, हीले बहानों से कि फ़लाँ का भी खालिस्तान से रिश्ता है, फ़लाँ का भी है, फ़लाँ का भी। सही। इस दौरान बहुत से सिख नौजवान अपनी ज़मीनें बेचकर, कोई फसलें बेचकर, कोई माल मवेशी बेचकर किसी न किसी तरह वो कनाडा पहुंच गया। सही। तो कनाडा में सिखों की जो अक्सरियत है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनकी खालिस्तान से जज्बाती वाबस्तगी है। सही है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के बच्चे भी कनाडा में हैं। ठीक अच्छा, है जी? बिल्कुल सही है। और इसी तरह जो और इनकलाबी लोग थे उनकी औलादें कनाडा में हैं। सही तो कनाडा में तो देखिए उन्होंने दुआ में ही 50,000 अफराद ने शिरकत इकट्ठे कर लिए। तो इसका मतलब है कि जिस दिन 18 सितंबर को वहाँ रेफरेंडम होगा तो वो तो बिल्कुल वन साइडेड होगा। बिल्कुल सही है। और वो लिखते क्या हैं कि जो भारतीय पंजाब है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, तो उसके हक में आवाज़ें आएंगी। तो जब हक में आवाज़ें आएंगी, पहले भी दुनिया में आ चुकी हैं और उन्होंने बड़ा देखिए प्लानिंग की है ना।
खालिस्तान की तहरीक के लोगों ने खालिस्तान का झंडा बनाया हुआ है, खालिस्तान की तहरीक के लोगों ने खालिस्तान का नक्शा बनाया हुआ है, खालिस्तान की तहरीक के लोगों ने करेंसी बना रखी है। सही है। ठीक है, ये यानी जो किसी मुल्क के लिए लवाजमात होते हैं ना, वो उन्होंने पूरे कर लिए हुए हैं। अब ये रेफरेंडम के बाद वो केस ले जाएंगे अपना यूएन उठा के कि जनाबे वाला ये हमारे लोग हैं, इनका मुतालबा है, हमें आज़ादी चाहिए। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, कनाडा में इन लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले मजहर साहब दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम किया है, 2000 गाड़ियों की रैली निकाली है। और ये जो इतनी मकबूलियत है वैसे इसके बाद, अब मुझे ये बताएं, ये जो आज़ादी इज़हार और इस तरह की जो बातें करता है और बड़ा सेकुलर है और ये है और हकूक़ की बातें को दावेदार है, ये झूठा मुल्क भारत, अब फिर इसके ऊपर प्रेशर तो बढ़ेगा, हक तो बनता है फिर इनको आज़ादी दे, इनका पंजाब इनके हवाले करे। प्रेशर इतना है कि मोदी यूनाइटेड नेशन जाने से घबराता है। सही। उसको पता है कि मैं जिस दिन गया तो न्यूयॉर्क की सड़कों पे एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सही है। वो उस खिफ्त से बचना चाहता है, उस बदनामी से, रुसवाई से बचने के लिए कहता है कि मैं नहीं जाता, वो जो खातून सदर है उसको भेज दें। अब इंडिया में ये बात हो रही है सही सही कि यूनाइटेड नेशन के इजलास में मोदी की जगह वो जो सदर है खातून उसको भेज दिया जाए कि मोदी की जो है बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो, रुसवाई ना हो, क्योंकि मोदी के काले कारनामे ज़्यादा मशहूर हैं उसके। अच्छा, मोदी के काले कारनामों में एक बात और भी है कि मोदी ने कोई 1000 से ज़ायद सहाफ़ियों की और अपने मुखालिफिन की जासूसी करवाई है, और वो जासूसी मज़े की बात है पकड़ी गई है। अच्छा, ये एक अलमिया है भारत में कि जिन लोगों का बीजेपी से ताल्लुक़ है उसके अलावा वो हर एक इंडियन को समझते हैं कि ये भारत के ख़िलाफ़ है, वो समझते हैं ये मुल्क का मुखालिफ है। यानी किसी का कांग्रेस से ताल्लुक़ है, किसी का आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ है, सही, किसी का मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, JUI से ताल्लुक़ है, वो समझते हैं जो बीजेपी का नहीं वो इंडिया का दुश्मन है। सही है। ये भारतीय तंगनज़री की ये हालत ये है मोदी सरकार की कि अपने ही मुल्क के सहाफ़ियों को जीने नहीं दे रहे, जो उनके अपने मुल्क में रहते हैं, जो उनके अपने शहरी हैं, उनको ही अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हीं की जासूसी करवाते हैं और अपने मुखालिफिन की जासूसी करवाते हैं। जिस मुल्क में सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा हो, वहाँ के सियासतदानों के साथ ये हो रहा हो, वहाँ के आम लोगों के साथ, वहाँ के महरूम तबकात के साथ क्या हो रहा होगा, ये दुनिया को जानना चाहिए, इस पर दुनिया को गौर करना चाहिए। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।